चलो, कहाँ गई युक्ति? है खुद ही नहीं आई आज तो ये। युक्ति और क्या नाम है उसका, ये क्या नाम है, युक्ति बोलता हूँ, प्रतीक्षा। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर था, ये समझाना था ना हमको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आवाज क्लियर, एक बार साउंड क्लियर कर लो तो बोलो तो। ठीक है आवाज अभी? हेलो, हाँ ठीक है, तो मैं कैसा? हाँ हाँ चलो ठीक, फिर हम लोग इस टॉपिक पे थे, कैसे याद है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाष्पशील अवयव है और ये भी दोनों के दोनों वाष्पशील है, और दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, विलयन। अब हमारी पूरी टॉपिक विलयन पर है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, किसी किसी निश्चित ताप पर किसी विलय के किसी भी वाष्पशील घटक, ये थोड़ा सा और इसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब ना ये चीज समझिए, किसी भी ताप पर किसी विलयन किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको आपने कई बार समझ चुके हैं, एक बार और समझिए। ये पूरे के पूरे क्या है, तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो ऊपर में है वो क्या है, तुम्हारे गैस फॉर्म में। और गैस में आपको ना मोलों की मोल प्रभाज दिख रहा है, कितना मोल प्रभाज है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 कण है, ये जो इस सतह पर, द्रव की सतह पर जो दाब डालेगा उसका क्या होगा, उसके वाष्प दाब के बराबर होगा, आंशिक वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या है, अगर कोई एक घटक, हम यहाँ पर केवल एक बारे में बात करें, केवल ये हमारे पास जो रेड कलर है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, घटक ए, और इसका मोल प्रभाज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ए। इस पर जो जितनी भी आपको ना ऊपर ये चीजें दिख रहा है, ये इसका मोल प्रभाज है। ये जो एक्स ये बोल रहे हैं ना, तो ये एक्स ये है एक्स, जितने भी तुम्हारे गैस फॉर्म में कण दिख रहा है ये उसके क्या है, तुम्हारे मोल प्रभाज है। ठीक है, और यहाँ पर जो दाब लगेगा, ये लिक्विड की सतह पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा, तुम्हारा आंशिक वाष्प दाब। और इसको ए इसलिए बोल रहे हैं कि इसके हमने सॉल्यूशन का नाम ही ए दे दिए हैं। ठीक है, इसको हमने ए दे दिया है, इसको हमने बी दे दिया है, और ये कौन से कंडीशन में, अभी शुद्ध अवस्था में है। तो शुद्ध अवस्था का ये वाष्प दाब होगा, ये ऊपर वाले तुम्हारा गैस फॉर्म होगा, नीचे वाला लिक्विड फॉर्म होगा। ठीक है, मैं एक चीज और बोला था, जो लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म के जो मोल प्रभाज होगा उसका भी एक इकाई के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि लिक्विड फॉर्म में पहले 100 कण थे, तो लिक्विड फॉर्म की मोलों की मोल प्रभाज कितने हो गए तुम्हारे, 100। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गए तुम्हारे, 100। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, गर्म किया तो जो क्या हुआ, इसका वाष्पन चालू हो गया, और वाष्पन चालू होने के बाद ये ऊपर में कितने कण दिखाई दे रहे हैं तुमको, 6 कण। ठीक है, कितने दिख रहे हैं तुम्हारे, 6 कण। तो टी समय बाद अब क्या होगा, तुम्हारा लिक्विड की मोल प्रभाज हो जाएंगे तुम्हारे 94, और गैस के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे तुम्हारे 96। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, गैसों की मोल प्रभाज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और वो इस पर एक दाब डालते जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे तुमको, आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ये वैसा ही इमेजिन करो कि आपने पानी गर्म कर रहे हो और ढक दिए हो, तो पहले तो कम मात्रा में है तो कम वाष्प दाब बनेगा, लेकिन जैसे जैसे कि हम ताप बढ़ाते जाएंगे, भाप बनते जाएगा, वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तो किस पर निर्भर करता है ये वाष्प दाब, ये मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, जितने मोल होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, उसके मोल प्रभाज होंगे। अरे यार सर कहीं से आवाज आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अरे यार अभी कौन कॉल करते हैं, अभी आ रहा है आवाज, मेरा आवाज कटा होगा थोड़ा सा, कॉल आया था तो। अब आ रहा है आवाज रे? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये एकदम आसान चीज है, आपने समझ चुके होंगे। ये पीए क्या लिख रहे हैं, इस पर जितना दाब रख रहा है उसको हम लोग पीए लिख रहे हैं, और ये एक्स ये क्या है, ये जो गैस के कण इस पर जितना दाब डालेगा उसका क्या होगा, समानुपाती होता है। और इस समानुपाती को हटाने के लिए हमें बराबर लेते हैं और एक स्थिरांक लेते हैं। और कहीं पर भी अब पीए नॉट लिखा होगा, ऊपर में 0 लिखा होगा, मतलब वो किसको बताता है, शुद्ध अवस्था में। ठीक है, पीए नॉट या पीए 0 क्या होता है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में क्या होगा, तुम्हारा वाष्प दाब होता है। ठीक है, कहीं रिकॉर्डिंग भी रुका था शायद। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा ए के लिए था, और ये सेम कंडीशन तुम्हारा बी के लिए, वहां पर कुछ चेंज नहीं है, उसको हमने ए माना था, इसको हमने क्या माना है, पूरे को बी माना है।
तो ये बाकी चीज को बी भी लिखा गया है, तुम्हारा बी है, और ये भी क्या है तुम्हारा बी है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ए और बी को मिला दिए हैं हमने। पहले ए और बी का अलग अलग हमने वो निकाला, आंशिक वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के साथ संबंध। अब हमने क्या किया है, ए और बी दोनों को हम एक साथ मिला देंगे, दो मिश्रणी द्रव ए और बी को मिला देंगे। अगर ए और बी को मिलाएंगे तो क्या कंडीशन आता है वो देखेंगे, और इसी पर है राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या बोलता है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव, अच्छा आपको पता चल गया ना, ये जो तुमने आपने विलयन मिलाया है, उस विलयन में आपने ए भी मिलाया है और बी भी मिलाया है। क्या मिला है आपने, ए और बी। तो आपको क्या देखना है, किसी विलयन किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब एवं विलयन में इस अवयव के मोल प्रभाज के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि अब हमने एक विलयन बना लिया है, उसमें हमने ए और बी दोनों डाला है। अगर हमको ए का वाष्प दाब निकालना है, किसका वाष्प दाब निकालना है, ए का, तो हम ए का वाष्प दाब अलग से निकालेंगे, बी का वाष्प दाब अलग से निकालेंगे। ठीक है, वाष्पशील अवयव घटक का आंशिक वाष्प दाब उस शुद्ध अवयव के वाष्प दाब एवं विलयन के मूल प्रभाज की क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आगे पढ़ते हैं, शायद यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे स्लाइड से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, परिभाषा ये देखो। ठीक है, दो घटक है आपके पास। ठीक है, दो वाष्पशील द्रवों द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो घटक है ए और बी, और यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि जो बी मिला है उसका वाष्प दाब कम है, जबकि ए का वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है। ये डायग्राम भी आपको समझा देगा। ठीक है, दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन विलयन एक बंद पात्र में होने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होकर अंत में वाष्प एवं द्रव प्रवस्था के बीच सामवस्था में स्थापित हो जाता है। ये आपने ना ए मिलाया है और बी मिलाया है, तो ए और बी को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, जिसका वाष्प बनता है। और एक ऐसी कंडीशन आता है जिसमें वाष्प बनने की क्रिया और संघनन क्रिया क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में कुल वाष्प दाब प्रत्येक दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। अब ये सोचो, ये लिक्विड पर जो दाब लगेगा, लिक्विड या द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा वो किसके बराबर होगा, ए विलयन, या हम ये बोल सकते हैं जो घटक ए लिए हैं उसके और घटक बी दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का जो वाष्प दाब होगा उसका योग इस विलयन का कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। क्लियर है, यही चीज लिखा है। प्रत्येक प्रकरण में कुल वाष्प दाब, ये कुल वाष्प दाब क्या होता है, प्रत्येक दोनों अवयव के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। और ये फिर हमने लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल प्रेशर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, एक ही साइड से बोल रहा हूं मैं। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है टोटल प्रेशर, ये तो हमने पढ़ा है कि अब विलियन ले लिए तो विलियन में एक ही प्रेशर लगेगा ना, तो वो टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, ए के वाष्प दाब, ठीक है, प्लस बी के वाष्प दाब, या ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस बी का आंशिक वाष्प दाब इज इक्वल टू टोटल दाब लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो टोटल दाब कैसे निकलता है यहाँ पर देखो, टोटल दाब अपने पहले ही निकाल के आगे हो कि पीए को क्या बोलते हैं, आपने पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पीए को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पढ़ के आ चुके हो पहले वाला। उन दोनों चीजों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम में समझा दिया गया था कि ऐसे होता है। तो ये पीए और ये क्या होगा तुम्हारा पीबी, तो पीए इज इक्वल टू इतना आपने निकाल के आया था, पता ही नहीं, ये देखो, ये पीए बराबर क्या निकाले थे, और यही इक्वेशन भी बोलता है। और ये आपने क्या निकाले थे, पीबी, इन दोनों के मान को यहाँ पर हमने रख दिया, पीए और पीबी का। ठीक है, तो फिर टोटल प्रेशर क्या है तुम्हारा, देखो रख दिए। अब यहाँ पर हमको क्या पता है कि जो भी मोल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी को पक्षांतर कर दिए, बी को जब हमने पक्षांतर किया तो हमारे पास वैल्यू आता है 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। तो देखो, केवल एक्स बी के जगह हमने उसकी वैल्यू को रख दिया 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि टोटल प्रेशर, अब इन दोनों का गुना कर दिया गया है, पी ए, इसको एक के साथ गुना करेंगे क्या आएगा, पी
बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ठीक है, फिर क्या होगा तुम्हारा टोटल प्रेशर। अब इसमें से जो पीबी वाला है उसको एक साइड कर लिए और पीए वाले को अलग से कर लिए, तो देखो यहाँ पर पीबी प्लस क्या हुआ तुम्हारा पीबी नॉट एक्स ए माइनस पीबी नॉट एक्स ए। ठीक है, इस तरह से हमको टोटल प्रेशर निकाले तो हमारे पास एक वैल्यू आता है ये। ठीक है, और ये वैल्यू किसके लिए आता है आपको पता है ना, आपको ये पता होनी चाहिए वैल्यू कैसे आता है। ये वैल्यू कब आएगा, दो कंडीशन बनता है जब आप दो विलयन को मिलाते हो, दो वाष्पशील द्रवों को मिलाते हो, तो आपके पास दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन में ठीक है, एक कंडीशन में क्या होगा पीबी का वाष्प दाब कम बनेगा और पीए का वाष्प दाब क्या होगा ज्यादा बनेगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा पीए का वाष्प दाब क्या होगा कम बनेगा और पीबी का क्या है वाष्प दाब क्या होगा ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये पहले कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए कि जो बी आपने मिलाया है उसका वाष्प दाब कम बन रहा है और ए जिसको मिलाया है उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है ज्यादा बन रहा है, उस कंडीशन में आपको ये वाला इक्वेशन मिलता है। ठीक है, ठीक है, हेलो समझ आ रहा है नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या होगा। दूसरा कंडीशन जस्ट अपोजिट है, देखो दूसरा कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखो पीबी जो दूसरा लिक्विड आपने द्रव मिलाए थे उसका वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है और ए का वाष्प दाब क्या हो रहा है कम बन रहा है, और इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सेम है, मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या पीबी नॉट का ज्यादा मात्रा में बन रहा है, माने जो दूसरा द्रव मिला उसका वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है और पहले वाले का क्या बन रहा है कम बन रहा है, और दोनों से क्या बन रहा है विलियन, दो द्रव को मिला हो तो क्या बना है विलियन। और इसका जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पर, जो टोटल प्रेशर होगा इस पर, जो टोटल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा ए और बी दोनों के प्रेशर के योगफल के बराबर क्या होगा तुम्हारा टोटल प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर आपने लिख दिया है, आपको पहले ही पता है कि पी ए इज इक्वल टू इतना वैल्यू आता है, पी बी इज इक्वल टू इतना वैल्यू आता है, इन दोनों मान को यहाँ पर आप क्या करोगे रखोगे। ठीक है, मान रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आएगा पी ए नॉट, सिर्फ मान बस रखा गया यहाँ पर। ठीक है, फिर हमको क्या पता है एक्स ए माइनस एक्स बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे जिसकी वैल्यू कम है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है एक्स ए, यहाँ पर हम एक्स ए का मान रखेंगे तो क्या होगा वन माइनस एक्स बी आएगा। देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आया, एक्स ए के मान यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस एक्स बी प्लस जो भी इक्वेशन है ये आएगा, बस वहीं पर चेंज है। फिर टोटल प्रेशर पी ए वाले साइड को एक कर लिए। ठीक है, फिर ये पूरी मैथमेटिक्स है जो भी है पी ए एक्स ए जो भी मान है ये रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये लास्ट में ये वाले इक्वेशन तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? सर। यस सर। ठीक है, बस यहाँ पर ना देखो यहाँ पर एक्स ए का मान रखा गया और एक्स ए का मान क्या रखे इस वाले से। ठीक है, फिर इसका सिर्फ गुना बस करना है, यहाँ पर इनके साथ इसका गुना और इसके साथ इसका गुना, तो इतना वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस वाले को एक साइड रख दिया है, देखो ये ए वाला और ये माइनस वाले के एक साइड रख दिए हैं, तो इस टाइप से जब वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आता है। तो दोनों इक्वेशन सेम है यहाँ पर, बस दो बार इक्वेशन निकाला गया है, एक बार कौन सी कंडीशन में जब पी ए की वैल्यू क्या है तुम्हारा कम है और दूसरा कब है तुम्हारा जब पी ए की वैल्यू क्या है तुम्हारा ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे तो क्या आता है, चूंकि स्थिर ताप पर पी एवं पी बी का मान क्या होता है कि स्थिरांक के बराबर होता है। स्थिर ताप पर आपको पता है कि पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होता है कि स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, अतः समीकरण 3 व 4 के अनुसार, वो जो पहला लिए थे वो 3 था, ये वाला क्या है तो 4 के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कुल वाष्प दाब को किसके बराबर मान सकते हैं एक से ए और एक से बी के बराबर मान सकते हैं। अगर जो स्थिरांक हमने वैल्यू लिया था ना शुद्ध अवस्था में उसको अगर हम इस इकाई मान ले एक के बराबर मान ले तो हमको क्या मिलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा या पीए का प्रेशर किसके बराबर होगा एक्स ए के बराबर, या टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा एक्स ए और एक्स बी के बराबर होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर राउल्ट के नियम का ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, ये पूरे में ले आता हूँ।
ये इतना। तो 3 कंडीशन आपको मिला हुआ था, ठीक है। आपने पहला कंडीशन क्या यूज किए थे, सबको पता है। पहला जो हमने पढ़ा था, ये एक से एक आप मोल प्रभाव निकाले थे जब केवल एक विलायक लिए थे। और दूसरा कंडीशन क्या निकाले थे हम लोग, केवल जब हमने दूसरा भी ले लिए विलायक लिए थे, या दोनों। हम ये बोल सकते हैं कि एक द्रव के लिए ये वाली कंडीशन आता है, दूसरे द्रव के लिए ये वाली कंडीशन आता है। और जब दोनों द्रव को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, उसकी टोटल प्रेशर। पहले एक एक द्रव के लिए निकाले थे, फिर दोनों द्रव को बना के क्या बनाए थे हमने, विलियन। और ये हमारे पास ये विलियन का आता है, ठीक है। और जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इनके लिए सिंपल ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स के थ्रू। ये y एम एक्स कैसे लिखते हैं आपको पता है ना। ये जो एक्सिस है उसको हम लोग y बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और y की वैल्यू हम क्या रखें, देखो जो y जहां पर है उसको रखेंगे। pa को हमने किस में रखा है, देखो y में, ठीक है। ये x हम किसको रखा है, x से a को। देखो ये x से a की वैल्यू है। और यहाँ पर जो ढलान बना है, जो ढलान बना है वो क्या है तुम्हारा m। और m कहाँ, देखो यहाँ पर बीच में है कि नहीं है, तो m आप बीच में रखते हो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ए नॉट, ठीक है। कितने लोगों को ग्राफ समझ आया, यहाँ पर आया ग्राफ समझ। ये देखो इसको कंपेयर बस किया गया है। ये देखो, ये तुम्हारा इसको x माना गया है, इसको m माना गया है, और इसको क्या माना गया है तुम्हारा x, ठीक है। तो ये तुम्हारा y एक्सिस में हमने पी ए रखा था, x एक्सिस में हमने किसको रखा था, x ए को रखा था। और जब हमको क्या पता है, जैसे जैसे हम लोग मोलों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आंशिक दाब भी क्या होता है, या वाष्प, सॉरी, जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाते हैं, या जैसे जैसे मोलों के मोल प्रभाव बढ़ते जाता है, x ए की वैल्यू बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आंशिक दाब बढ़ते जाता है। और जब ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो हमको ये वाली जो वैल्यू है वो पी ए का मिलता है, जो एक स्ट्रेट लाइन होता है। सेम इसी प्रकार हम एक्स बी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको में भी y को रखेंगे, यहाँ पर x को रखेंगे, और जो ढलान बनेगा वो तुम्हारा किसकी वैल्यू होगा, पी बी नॉट का। ये वाला थोड़ा नया चीज है पी ए। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। इसको भी समझ लो, यही थोड़ा सा क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पर ही जब कॉम्प्लिकेशन आता है ना, तो ग्राफ को इस बेस पर लिखा जाता है। तो ये y पर क्या रखेंगे हम लोग, टोटल प्रेशर को, समझ रहे हो। ये तुम्हारा y की वैल्यू है, ठीक है। ये सी x की वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, x की वैल्यू ये आएगा तुम्हारा x से, ठीक है। और यहाँ पर एक m आएगा और एक c आता है कटान बिंदु। ये आगे देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आगे बता रहा हूँ इसको। आवाज आ रही नहीं थी, किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे को। तो ये देखो, ये ग्राफ मिल गए हमको, सॉरी, ये देखो ये वाली ग्राफ मिल गया आपको। थोड़ा कम अच्छे से पढ़ लेना ना। ए ये तुम्हारा क्या है, बी। जब आपने केवल एक ही ए लिए थे तब की कंडीशन में है, जब आपने बी लिया था तब की कंडीशन में है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया आपने, ए और बी दोनों को मिला दिए। किसको मिला दिए, ए प्लस बी को। इस पर जो वाष्प दाब आएगा उसके लिए ये वाली ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन है पी ए के लिए क्या होगा, देखो ये वाली वैल्यू, देखो ये इधर को माना गया है पी ए, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा क्या है, पी ए वाली वैल्यू है। सॉरी सॉरी, गलत बता रहा हूँ मैं, एक मिनट ना। मेरा आवाज क्लियर है ना, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो रे आज, Yes, sir. Yes, Yes, साइलेंट sir. हो गए। चलो कोई नहीं। चलो, तो देखो ये पी ए है ना, और पी ए के लिए हमने क्या वैल्यू लिया था, y इज इक्वल टू एम एक्स, समझ रहे हो ना, क्या लिया था हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये वाली जो एक्सिस होगा उसको हम लोग y बोलेंगे, ये वाली एक्सिस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। और एक बीच में आता है पी ए, जो ये ढलान बनता है उसको, ठीक है। तो देखो जब आपने क्या लिया, सबसे पहले पी ए के लिए हमने ये वाला चीजें लिखा, ये ऐसे। अब उस देखो कंडीशन, जब x से a की वैल्यू आप क्या लेते हो, जीरो लेते हो, x से a की क्या वैल्यू क्या लेते हो, जीरो। तो देखो यहाँ पर x से a की वैल्यू क्या लिखा गया है, जीरो। जब जीरो लेंगे तो देखो, जब मैं इसकी वैल्यू को जीरो रखूंगा तो ये दोनों का गुना हो जाएगा, और गुना हो गया पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये बना है तुम्हारा पी ए इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो के बराबर हुआ ना। जब किसी को वैल्यू आप जीरो रख दो और किसी भी चीज की जीरो से गुना करोगे उसकी वैल्यू क्या होता है, जीरो आता है। तो देखो यहाँ पर हमको ये कंडीशन पता है कि यहाँ पर जीरो मिला है हमको,
तो 0 तो एकदम नीचे रहेगा ओरिजिन पॉइंट पर। लेकिन जब आप जैसे ही आपने x a की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट। और ये वाली वैल्यू देखो, जब हमने x से a की वैल्यू 1 रखा है तब हमको ये वाली वैल्यू मिला है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी ए नॉट। ठीक है, 0 रखते हैं तो बिल्कुल 0 मिलता है ओरिजिन, और जैसे 1 रखते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलता है, पी ए नॉट के बराबर मिलता है पी ए PA का not. वैल्यू। ठीक है, सेम अब यहाँ पर ये बी के लिए देखो, बी के लिए इसको ऐसे माना गया है, ये ऐसे करके। ठीक है, जब इसकी वैल्यू को 0 रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। देखो ये 0, तो यहाँ पर देखो जब हमने पी बी इज इक्वल टू 0 लिए हैं तब हम वहां पर वैल्यू यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 0 लिए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू पी बी नॉट। तो अब यहाँ पर देखो जैसे एक्स ए रखा है तो उसकी वैल्यू ये बन गया है पी ए पी बी नॉट। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए। अब हमको किसके लिए निकालना है, जब हमने ए और बी दोनों को मिला दिया और ए और बी को मिला के हमने क्या बना दिया, एक विलियन बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसमें कितना आएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर, क्या आएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर। ये इस पर हमने दोनों मिला दिए हैं। अब वो जो प्रेशर आएगा टोटल प्रेशर आएगा। तो सबसे पहले देखो टोटल प्रेशर के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखो ये वाली वैल्यू आपने लिखा होगा टोटल प्रेशर पी बी नॉट। आपको यहाँ पर क्या पता है, पी, ये देखो इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहला वाला इक्वेशन लगा हुआ है, इसको देख के बता रहे हो आप कि जो पहले बी का जो दाब होता है वो कम मात्रा में बनता है और ए का जो दाब होता है वो ज्यादा मात्रा में बनता है। दिख भी रहा है तुमको, देखो ये डाउन है और ये अप है, ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे दिख रहा है ना, ये वाली चीजें नीचे है और ये वाली कंडीशन क्या है, ऊपर है। तो वो पहला जो इक्वेशन पढ़े थे उसके लिए है कि ए का दाब, बी का दाब कम मात्रा में बनता है, ए का दाब ज्यादा मात्रा में बनता है। तो वही वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिया गया है। दोनों इक्वेशन आपको समझाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है वो ये वाली इक्वेशन है। थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ, सॉरी, ये वाला, ये देखो ए का दाब कम मात्रा में है और सॉरी बी का दाब कम मात्रा में है और ए का दाब क्या है, ज्यादा मात्रा में। तो वो इक्वेशन इसी को समझा रहा है। डायग्राम और जो भी चीजें हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उसी के लिए है, ए का दाब कम मात्रा में, तो पूरी इक्वेशन तो उसी का लगेगा ना, नया थोड़ी लगेगा। तो जो इक्वेशन उसके लिए यूज किए थे वो वाला यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखना। जो पहला कंडीशन पढ़े थे उसके लिए ये वाली जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे ही हमने एक्स ए, देखो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है, एक्स ए का वैल्यू हम जैसे 0 लेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो रहा है तुम्हारा। इसको आपने 0 ले लिया, इसके साथ ये सबका गुना है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो पी टी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, पी बी नॉट के बराबर होगा। ध्यान से देखो पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ए की वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू को ए ले लोगे 1 के बराबर तो इन दोनों का इनका फिर वैल्यू, ये देखो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो पी ए पी बी हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब पूरा लिखेंगे तो हमको ये पता है कि यहाँ पर ये और ये प्लस में है और ये माइनस में कट रहा है। तो क्या आएगा तुम्हारा, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट के बराबर है। मतलब क्या होगा, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 1 लिया है उस पर आप टोटल प्रेशर को किसके बराबर मानोगे, पीबी। तो देखो हमने माना है पीबी नॉट, लेकिन जैसे ही आपने ए लेते हो, एक्स इज इक्वल टू कितना लेते हो 1, तो किसके बराबर हो जाता है, देखो यहाँ पर इसके बराबर हो जाता है पीबी नॉट। और ये होगा तुम्हारा टोटल इक्वेशन या टोटल प्रेशर का के लिए ग्राफ होगा। आया समझ सबको, ये अगर चीजें आपको समझ आएगा कि 1 लेने पर क्या आया है, 0 लेने पर क्या है, तो ये वाली इक्वेशन भी समझ आएगा। और वही मान रखा है, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 रखने पर हमने जो वैल्यू आया उसको रखा है, पीटी जो टोटल प्रेशर होता है वो इसके बराबर हो जाता है, तो हमने इसको मान लिया। जैसे हमने x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमको किसके बराबर मिलता है, टोटल प्रेशर पी ए नॉट के बराबर, तो हमने इसको पी ए नॉट मान लिया। तो ये वाली ग्राफ आता है, और ये वाली ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। ये वाली ग्राफ क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। इसी के बेस पर हम लोग दो आगे चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होता है, क्या है, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के लिए ग्राफ को समझना जरूरी है। ठीक है, Yes, ठीक है, sir. तो ये आदर्श और अनादर्श के लिए ये वाली ग्राफ आपको आना जरूरी है। ठीक है, मैं इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है बता दूंगा, लेकिन अभी पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, Yes, sir.
चलो, तो वहां पर आदर्श विलियन और आदर्श विलियन के लिए वो वाली ग्राफ आपको जानना जरूरी है। शायद आपने बहुत लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे जब मैं पिछले बार पढ़ाया था तो। ठीक है, तो ये है ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। वो जो ठीक है, क्या था तुम्हारा? ठोस का द्रव में विलयन का वाष्प दाब। अब आपने क्या कर लिया है, द्रव में ठोस को मिलाओगे। किसको मिलाओगे? द्रव में ठोस को। और जब द्रव में ठोस को मिलाओगे तो क्या कंडीशन आता है आपको पता है? जो द्रव होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, ठोस होते हैं उसमें से कुछ वाष्पशील होते हैं और कुछ वाष्पशील नहीं होते। आपको एक और वैसी जो एग्जांपल मैं देता हूँ ये समझिए, वाष्पशील कहने का मतलब क्या है। ये पानी है, क्या है? पानी है। आप इसमें क्या डालोगे? शक्कर डालोगे। शक्कर के कारण आपको ठोस मिलता है कि नहीं मिलता है? शक्कर कैसे मिलता है? ठोस मिलता है। अभी यहाँ पर आपको इमेजिन करना है, और इमेजिन अच्छे से करो, देखो, और इसको यही समझ लेना कि किसको बोल रहे हैं। आपने शुरू में जब चाय बनाते हो तो शक्कर डाल देते हो, डालते हो नहीं डालते हो? डालते हो नहीं? यस और नो? अगर आप शुरू में शक्कर डाल देते हो, अगर शक्कर वाष्पशील होता तो कुछ समय बाद उसका मीठापन गायब हो जाता। क्लियर है कि नहीं है? अगर शक्कर वाष्पशील होता तो शक्कर क्या होता? अगर वो शक्कर के जो कण है वो भी भाप बन के ऊपर उड़ जाता, और भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो मीठापन उससे गायब होता कि नहीं होता? या ये सोचिए कि आपने कढ़ाई लिया है, उस कढ़ाई में नमक आपने शुरू से डाल दिया है। अगर नमक ज्यादा मात्रा में हो गया, ठीक है, ये पानी है, उसमें आपने नमक को डाला है, नमक कैसा है तुम्हारा? ठोस है कि नहीं है? और साथ साथ कैसा है वो? अवाष्पशील विलेय है, विलाय, हाँ विलय है, अवाष्पशील है। अब इमेजिन करो कि अगर जो नमक है वो वाष्पशील होता तो कभी हमारे सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो गया है तो उसको हम लोग भाप भाप दे दे देकर इतना भाप बना देते हैं कि उसका वाष्प के रूप में, जो नमक है वो वाष्प के रूप में निकल जाए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो कैसा होता है? नमक अवाष्पशील होता है। ठीक है, नहीं होता। ना तो मीठापन कम होता है, ना तो अगर हम शक्कर डाल रहे हैं तो मीठापन भी कम नहीं होता, और नमक डाल रहे हैं तो उसका नमकीनपन कम होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। ठीक है, तो आपने शुद्ध ये पानी लिया है, ठीक है, पानी लिया, इसको गर्म करोगे तो इसका वाष्प बनेगा, और वाष्प जब भी बनता है तो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीए नॉट। ये जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? पीए नॉट। लेकिन उस पर आपने शक्कर या नमक मिला दिया, उसके बाद अगर उसमें जो वाष्प, अब देखो ये तो शुद्ध अवस्था में है तो इसको हम केवल विलायक भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें नमक डाल दिया तो क्या बन गया तुम्हारा? विलियन। या शक्कर डाल दिया तो क्या बन गया? वो विलियन। अब इसको गर्म करोगे तो क्या इसका वाष्प दाब कम नहीं होगा? तो हमेशा याद रखिए, जो शुद्ध अवस्था में होता है उसकी वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही जानना है। बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है वो मैं बोल चुका हूँ, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उपरोक्त विलयन की सतह पर, यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त विलयन की सतह पर कुछ अणु अवाष्पशील विलेय जैसे क्या शक्कर है, अतः सतह की निष्कासित होने वाली अणुओं की संख्या क्या हो जाती? कम हो जाती है। इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। और इसको फिर एक नियम दिया गया जिसको क्या बोलते हैं? बोबो का नियम। इसमें क्या बोलता है? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाता है? कमी आ जाता है। छोटी सी बात लिख दिया है जो भी है। ठीक है, जो चीजें सबको पता है वो सिंपल सी चीजें बोबो ने लिख दिया कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है, अब कितना कम होता है उसको समझाने के लिए क्या लिखा है? इस प्रकार वाष्प दाब में होने वाली कमी मिलाए गए विलेय की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये बात उसने बोला है, और इस चीजों को समझिए। ठीक है, क्या बोला है? इस तरह वाष्प दाब में होने वाली कमी मिलाए गए विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है। अब इसको कैसे इमेजिन करोगे? आपने पानी लिया है 1 लीटर। कितना लिया है? पानी लिया है 1 लीटर। इस 1 लीटर में आप लोग पहले कितना डाले? 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या डाल दिया आपने? शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिए। तो इसका वाष्प दाब तो कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जैसी आप ये 1 लीटर में 1 किलो डाल दोगे, कितना डाल दोगे? 1 किलो शक्कर या नमक डाल दोगे, इसका वाष्प दाब तो और घट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कितना घटेगा, किस पर निर्भर? मेरा आवाज क्लियर हुआ? साउंड कॉल आया था तो कट गया होगा थोड़ा सा। आ रहा है आवाज? अब ये ना याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाला चीज है।
जो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है, वाष्प दाब में होने वाली कमी विलेय की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती। आप 1 लीटर चीज लिए, उसमें 1 पात- ग्राम मिलाओगे तो कम मात्रा में घटेगा, 100 ग्राम मिलाओगे तो उससे और ज्यादा मात्रा में वाष्प दाब में कमी आ गई, 1 किलो मिला दोगे तो वाष्प दाब और घट जाएगा। तो जितना आप विलेय की मात्रा बढ़ाते जाओगे, वाष्प दाब क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, मतलब वाष्प दाब किसके समानुपाती हो गया, मोल प्रभाज एक्स के। और वो किसके, अब एक्स हो गया तुम्हारा, ये ए नहीं होगा, बी होगा, बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है, बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीजों को और समझा दिया यहाँ पर, वही वही चीजें हैं, कई बार आप समझ चुके हो, उसको एक बार और समझिए। अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, दिखा है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर राउल्ट का नियम क्या आता है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, और वोलेटाइल क्या है आपका, सॉल्वेंट। जो आपने देखो, ये तुम्हारा पानी है, इस पानी में आपने क्या मिला दिया, कोई ठोस मिला दिया। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जो शुद्ध अवस्था में होता है उसकी वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब या सॉल्यूशंस का वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा कम होता है। क्यों होता है कि अब यहाँ पर ये जब इसको गर्म करेंगे तो पानी के कण भी गर्म होंगे, और ये जो अवाष्पशील ठोस मिला है उस वो भी कण क्या होंगे, गर्म होंगे। और वाष्प किसका केवल बनेगा, केवल केवल पानी का, ये ठोस का वाष्प नहीं बनता। इस कारण जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा। इन्हीं चीजों को फिर से बोला गया है। ठीक है, तो ये है अवाष्पशील विलेय होने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाव से क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो, अवाष्पशील विलेय, किसका आवाज आ रहा है, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाव की क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो ये इन चीजों को समझा दिया गया है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का मोल प्रभाव। तो देखो यहाँ पर P समानुपाती होता है, किसका बोला यहाँ पर, P मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, विलयन का वाष्प दाब। और वो विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर। और विलायक के वाष्प दाब किसके समानुपाती होगी, विलायक के मूल प्रभाज। ए दिख रहा है ना, ए मतलब क्या होता है, विलायक, एक से क्या होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अब देखो, इतने को अगर हम लोग ले लें तो ये समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बराबर लेंगे और समानुपाती स्थिरांक लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विलायक का, तो क्या होगा तुम्हारा, विलायक का वाष्प दाब बराबर होता है किसके, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पढ़ लोगे इसको, कैसे पढ़ोगे, हेलो। सर ठीक है, ये देखिए, इसको कैसे पढ़ोगे आपको पता है ना। ठीक है, इसको ले लो, शुद्ध विलायक का ए मतलब क्या होगा, विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा तुम्हारा, एक से विलायक के मोल प्रभाज। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मैंने गुना है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल किसके बराबर होता है, विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर ये चीज लिखा गया है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, ये शुद्ध अवस्था में है और ये विलयन अवस्था में है। तो जितना कमी आएगा, ये देखो, ये विलय शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और ये विलयन का वाष्प दाब, जितना मात्रा में कमी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवक्षेपित अवनमन। ठीक है, आपने पहले पानी लिया 1 लीटर, और 1 लीटर पानी को आपने सीधा सीधा गर्म किया, वो 100 अंश सेल्सियस पर उबल गया, तो इसका वाष्प दाब पहले क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब क्या किया आपने, देखो ये वाष्प 100 अंश पे वाष्प बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इस पर आपने 100 ग्राम क्या मिला दिए, शक्कर मिला दिए। आप शक्कर मिलाने पर 100 अंश सेल्सियस पर ना वाष्प को बनेगा, लेकिन क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा, और जितना कम मात्रा में बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में कमी। ठीक है, तो ये है पीए, वाष्प दाब में कमी किसके बराबर होता है, ये शुद्ध अवस्था में, और ये क्या होगा तुम्हारा, पीए विलयन में। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ये राउल्ट का नियम इसी को समझाता है। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट चीज है जिसको मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार और समझ लो। ठीक है, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम से, हेनरी का नियम क्या बोलता है और राउल्ट का नियम। ठीक है, तो ये
हेनरी का नियम है, ये ऊपर वाला किसका है, राउल्ट का नियम है, और ये क्या है तुम्हारा, हेनरी का नियम है। ठीक है, मैं दोनों डायग्राम इधर इधर बना देता हूँ। ये तुम्हारा हेनरी वाला मैं नियम लिख रहा हूँ। हेनरी में ना अलग से ऐसे द्रव होता है, ये द्रव हो गया, ये ऊपर में गैस के कण होते हैं। ठीक है, और इस गैस के कण को द्रव में मिलाने के लिए हमको प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है, जबकि राउल्ट के नियम में क्या होता है, ये पहले से इसमें द्रव होता है, पहले से इसमें क्या होता है, द्रव होता है। इस द्रव को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये वाले यहाँ पर गैस के कण में परिवर्तित होते जाता है। ठीक है, और जब गैस के कण में परिवर्तित होते जाता है उसके बाद, हेलो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो री, हेलो हेलो, Yes, sir. चलो मैं समझा एक मिनट। ठीक है, हेनरी के नियम में क्या होता है, ये पहले द्रव है और ये गैस के कण है। इस गैस के कण को द्रव में मिलाने के लिए हमको बाहर से प्रेशर देना पड़ता है, और जितना ज्यादा प्रेशर देते जाते हैं उतने ज्यादा गैस के जो कण होते हैं वो द्रव में क्या होते जाते हैं, घुलते जाते हैं। यही बोलता है कि नहीं बोलता है, ये PA KH मोल प्रभाव, ये क्या होगा, हेनरी नियम, और ये एक्स, ये समझ रहे हो ना कि ये द्रव है, ये गैस के कण है, और ऊपर से जितना हम इसको प्रेशर देते हैं उतने जो एक्स, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो द्रव में क्या होते जाते हैं, घुलते जाते हैं, और इस पर जो कोई उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। जबकि हेनरी के नियम में क्या होता है, ये खुद का इस पर क्या होता है, द्रव होता है। इस द्रव को हम लोग क्या करते हैं, इस द्रव को हमको क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो द्रव के सतह पर जो कण होते हैं उसकी जो ठीक है, निष्कासन ऊर्जा ज्यादा होते हैं, वो गैस के में बदलते जाता है, और गैस में बदलने के बाद इस पर एक दाब डालता है, और उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका आंशिक दाब। ठीक है, तो जितना दाब, जितना गैस के कण बनते जाता है उतना इसके सतह पर एक दाब लगते जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। हेनरी के नियम में अलग से द्रव होता है, अलग से गैस होता है, और बाहर से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। जबकि राउल्ट के नियम में द्रव भी खुद का होता है, उसी द्रव का गैस बनता है, और द्रव गैस में परिवर्तित होने के बाद द्रव की सतह पर जो दाब लगाता है वो क्या होता है, उसका दाब होता है, या उसका आंशिक दाब होता है। और जितना इस पर दाब लगता है वो किसके बराबर होता है, ये जो गैस, जितने गैस के कण में परिवर्तित हुए हैं उनके मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में केवल स्थिरांक में अंतर होता है, लेकिन वैल्यू में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है, हम अलग अलग के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम की कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम विलेय और विलायक के कणों के मध्य प्रबल अन्योन्य क्रिया होने के कारण राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अब याद रखिए कि अगर आपने राउल्ट का नियम कब काम करेगा, ये द्रव है, ये क्या है तुम्हारे दूसरे कण है, या विलायक के ये सॉरी, ये सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट ना। राउल्ट का नियम क्या बोलता है, एक ओके, राउल्ट का नियम ये बोलता है कि आपने इसमें एक विलायक डाला है, ठीक है, इसमें विलेय डाल रहा है, विलेय और विलायक के बीच अगर कोई क्रिया नहीं होगा तभी राउल्ट का नियम काम करेगा। अगर दोनों के बीच में क्रिया हो जाएगा तो राउल्ट का नियम काम नहीं करता। ठीक है, और क्या बोलता है, यदि कोई कण है, यदि विलायक में सगुणित या वियोजित होता है तो वाष्प दाब में अवनेमन अवक्षेपित मान से क्या होता है, भिन्न होता है, राउल्ट का नियम काम नहीं करता। देखो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है को जैसी आप मिलाते हो पानी में, अगर वो क्या हो जाता है, उसका सगुणन हो जाएगा, दो अणु मिलकर एक अणु बन जाएंगे, तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। या किसी ने, आपने एक अणु लिया हुआ है, वो टूटकर दो अलग अलग भागों में बदल जाएगा, तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करता। तो राउल्ट की सीमाएं हैं। पहली सीमा तो ये है कि आपने विलेय और विलायक लिए हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब राउल्ट का नियम काम करता है। अगर उसमें संयोजन और वियोजन हो गया, सगुणन माने दो कण आपस में जुड़कर एक बन गए, वियोजन एक कण टूटकर दो बन गया, तो इस कंडीशन पर भी राउल्ट का नियम काम नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। हेलो, आज के लिए इतना ही, शायद इसके बाद स्लाइड भी खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो आगे Yes, sir.
कल या टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा तुम्हारा आदर्श विलियन, और आदर्श विलियन के लिए जो मैं डायग्राम बताया हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो, यस सर। वो जो डायग्राम बनाया है ना पीए पीबी नॉट और टोटल वाला, उसके लिए आदर्श गैस के लिए आईएमपी है, तो थोड़ा सा उसमें मेहनत भी कर ले रहना, ठीक है। और आज के लिए क्लास यस खत्म सर। करते हैं, अगर कल टाइम मिला तो मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम। sir. हो गई।